क्या मुसलमान दुनिया के कानून बदलकर शरिया लागू करना चाहते हैं? क्या क्रीपिंग शरिया सच है या बस डर फैलाने वाली एक कहानी? आखिर क्यों हर छोटी धार्मिक प्रैक्टिस को अचानक से एक खतरा बता दिया जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे नैरेटिव पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में एक खास समुदाय के प्रति डर और शक को बहुत तेजी से बढ़ाया है। हम सिर्फ भावनाओं में नहीं बहेंगे, बल्कि इतिहास, राजनीति, मीडिया और समाज सबको एक साथ रखकर इस पूरी कहानी को समझेंगे। सोशल मीडिया खोलते ही या न्यूज़ डिबेट्स देखते हुए अक्सर ऐसे बड़े और डरावने सवाल सामने आते हैं। क्या वाकई कोई ऐसा ग्लोबल प्लान चल रहा है जहां एक पूरी कम्युनिटी दुनिया के मौजूदा कानूनों को बदलकर अपना धार्मिक कानून थोपना चाहती है? सच कहूं तो ये एक ऐसा नैरेटिव है जो आज समाज में बहुत गहरे तक अपनी जगह बना चुका है। और यहीं से एक और बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। इंटरनेट पर जो इतने सारे दावे रोज शेयर किए जाते हैं, क्या उनमें वाकई कोई सच्चाई है या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी कहानी है जिसे सिर्फ और सिर्फ डर फैलाने के लिए गढ़ा गया है? हमारे लिए इन दावों की निष्पक्ष जांच करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों लगने लगा है कि किसी का व्यक्तिगत पहनावा या उसका खान पान अचानक से पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन दावों के पीछे राजनीति, मीडिया और समाजशास्त्र काम कर रहे हैं ताकि असली हकीकत सामने आ सके। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हम समझेंगे कि क्रीपिंग शरिया आखिर है क्या, ये डर कैसे बनाया जाता है, जमीनी हकीकत क्या है, इस नफरत का असली असर क्या हो रहा है, और आखिर में बात करेंगे एक 360 डिग्री समाधान की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। क्रीपिंग शरिया आखिर है क्या? बेसिकली क्रीपिंग शरिया एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, यानी एक साजिश का सिद्धांत। इसके तहत ये दावा किया जाता है कि मुसलमान बहुत ही धीमी गति से चुपके चुपके किसी देश के संविधान और व्यवस्था को बदल रहे हैं ताकि वहां शरिया कानून लागू किया जा सके। लोगों के मन में ये डर बिठाया जाता है कि अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो कल पूरा देश बदल जाएगा। और इस डर को असली दिखाने के लिए रोजमर्रा की बिल्कुल आम धार्मिक प्रैक्टिसेस को एक बड़े खतरे की तरह पेश किया जाता है। हलाल फूड को एक आर्थिक खतरा बता दिया जाता है, हिजाब को एक राजनीतिक एजेंडा और मस्जिद बनने को इलाके पर कब्जे की शुरुआत मान लिया जाता है। यहां तक कि जनसंख्या वृद्धि या संविधान से मिले धार्मिक अधिकारों को भी देश पर नियंत्रण करने के एक मास्टर प्लान का हिस्सा बता दिया जाता है। यहां एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या करोड़ों लोगों का अपना साधारण धार्मिक जीवन जीना वाकई किसी एक ग्लोबल साजिश का हिस्सा हो सकता है, या फिर कुछ समूहों द्वारा इस डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर हम इतिहास देखें तो इंटेलिजेंस एजेंसियों तक ने अपने भू राजनीतिक फायदों के लिए ऐसे नफरत भरे विचारों और डर का इस्तेमाल किया है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। यह डर कैसे बनाया जाता है, इसे मैन्युफैक्चर्ड खौफ क्यों कहते हैं? जरा मीडिया के नैरेटिव्स पर गौर करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड काम कर रहा है। जब एक खास कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो पूरी कम्युनिटी का ही अपराध हो। इससे पैदा होता है कलेक्टिव सस्पिशन, यानी सामूहिक शक। लेकिन वहीं अगर कोई और व्यक्ति वैसा ही अपराध करे तो उसे सिर्फ एक इंडिविजुअल केस या व्यक्तिगत मामला कहकर छोड़ दिया जाता है। और जहां टीवी मीडिया रुकती है, वहां से सोशल मीडिया के एल्गोरिदम काम शुरू कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर गुस्सा और डर सबसे तेजी से वायरल होते हैं। एडिट की गई वीडियोस, जनसंख्या को लेकर फेक आंकड़े, पुराने दंगों के क्लिप्स को नया बताकर फैलाना, ये सब लाखों लोगों की फीड में लगातार धकेले जाते हैं। धीरे धीरे समाज फैक्ट्स नहीं, सिर्फ डर कंज्यूम करने लगता है। तो इस फैले हुए डर का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? जाहिर है राजनीतिक ध्रुवीकरण करने वालों को। बहुत से नेता हम बनाम वो की राजनीति करते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो डर लोगों को बहुत जल्दी एकजुट कर देता है, और जब समाज बटा हुआ और डरा हुआ होता है तो उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। ये राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक बहुत ही आजमाया हुआ फॉर्मूला है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ। जमीनी हकीकत क्या है? इंटरनेट पर फैलाए जा रहे इस खौफ से एकदम उलट हकीकत बहुत साधारण है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान रोज सुबह उठकर अपनी नौकरियों पर जाते हैं, टैक्स भरते हैं, शिक्षा लेते हैं, अपने व्यापार चलाते हैं और संविधान का पालन करते हुए बिल्कुल आम नागरिकों की तरह जिंदगी जीते हैं। ये वो सच्चाई है जो उन वायरल वीडियोस में कभी फिट नहीं बैठती। इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही पावरफुल टेकअवे है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का कानून वहां के संविधान से चलता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं।
कानूनी ढांचा इतना कमजोर नहीं होता कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे डर और दावों के हिसाब से अचानक बदल जाए। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की। इस नफरत का असली असर क्या होता है? इन नैरेटिव्स की असली कीमत बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ती है। जब पूरे समुदाय पर शक किया जाने लगता है तो हेट क्राइम्स बढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, नौकरियों में भेदभाव होता है और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा धार्मिक आधार पर प्रोफाइलिंग की जाती है। धीरे धीरे एक पूरा समुदाय समाज से कटने लगता है, अलग थलग पड़ जाता है। और इसका सबसे खतरनाक परिणाम है मानवता का टूटना। जब हम एक दूसरे में एक दोस्त या सहकर्मी देखने के बजाय सिर्फ धर्म देखने लगते हैं तो उस समाज की बुनियाद हिलने लगती है। ये नफरत सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं बल्कि पूरे समाज के ताने बाने का नुकसान करती है, उसे अंदर से खोखला कर देती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। एक 360 डिग्री समाधान क्या हो सकता है? बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। पहला कदम है वेरीफाई बिफोर यू एम्प्लीफाई। कोई भी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले उसका सोर्स और कॉन्टेक्स्ट चेक करना बहुत जरूरी है। भावनाओं से ऊपर फैक्ट्स को रखिए। दूसरा कदम है कम्युनिटी इंटरैक्शन। जब अलग अलग समुदायों के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो बरसों पुराने स्टीरियोटाइप्स अपने आप टूट जाते हैं। और तीसरा है स्कूलों में मीडिया लिटरेसी। बच्चों को सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा पहचानना भी सिखाना होगा। इसके अलावा कुछ सिस्टमैटिक बदलाव भी चाहिए। जो नेता नफरत फैलाकर वोट मांगते हैं उन्हें साफ तौर पर नकार कर उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जवाबदेही मांगनी होगी। हमें हर तरह के चरमपंथ को खारिज करना होगा, चाहे वो किसी भी समुदाय की तरफ से हो। और ठीक उसी तरह मुस्लिम विरोधी नफरत का भी विरोध करना होगा। न्याय में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और सबसे अहम, हमें हमेशा संविधान को केंद्र में रखना होगा, जो सबको समान अधिकार और सम्मान देता है। इतिहास गवाह है कि हर दौर में किसी न किसी समुदाय को सत्ता के लिए खतरा बताकर डर का माहौल बनाया गया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी नस्ल, तो कभी विचारधारा के नाम पर। लेकिन एक सच्चा और सभ्य समाज वही होता है जो इस डर से ऊपर उठकर निष्पक्षता और न्याय पर खड़ा हो। आज नफरत बहुत ही संगठित और ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाई जा रही है, और जब नफरत संगठित हो जाए तो इंसानियत को भी संगठित साहस दिखाना पड़ता है। इस डर और इन झूठी कहानियों के खिलाफ पूरे समाज को एक साथ खड़े होने की हिम्मत जुटानी ही होगी। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन किस धर्म से आता है, सवाल ये है कि क्या हम आज भी एक दूसरे को एक इंसान की तरह देख पा रहे हैं? अगर इस विश्लेषण से आपको एक नया नजरिया मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हमारे समाज की बहसें मनगढ़ंत डर पर